नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कोटेली क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। वैसे हम आज चैप्टर पढ़ेंगे एम्पलीफायर का कुछ बचा हुआ भाग, और उसके बाद समय रहेगा तो ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी जल्दी से आ जाइए भाई, क्लास में बैठ जाइए पेन कॉपी लेके। फिर सेशन की करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके कमेंट बराबर देखने को मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ठीक है, गुरु जी मेरा प्रणाम। किशोर खुश रहो भाई। बोर्ड कलर चेंज करो, कौन सा करूं अभी? बोर्ड का कलर चेंज करके मैं कौन सा करूं, ये बताइए आप। दीपक सोनी, बार बार कमेंट करके तुम ब्लॉक की और अग्रसर हो रहे हो। आपको बेसिक रूल पता होगा ना। आप तो सीधा सवाल आपने एक बार कह दिया, पढ़ लिया ना। बताओ कौन सा करूं। हाँ जी हाँ, सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई सभी विद्यार्थी, फटाफट से क्लास में जाओ। शोभा मौर्य, आई हैव ए प्रॉब्लम। ऊपर कौन सा कलर नाम दिया भाई? वाइट, अच्छा। नहीं, वाइट तो मेरी आंखें थोड़ी दर्द करेगी। आजकल मैं वाइट थोड़ा कम रखूंगा। दिन में हाँ 7-8 घंटे पढ़ाता हूँ। चलो, जीके की क्लास में पीडीएफ डाउनलोड करो। जीके की क्लास पीडीएफ नहीं होती क्या? होती है, डाउनलोड कर लो फिर भाई। अच्छा, डाउनलोड का ऑप्शन तो देंगे नहीं ना उसमें। डाउनलोड तो होती है, शेयर नहीं होती है, तो वो क्या करें भाई। पीडीएफ तो सारी डाउनलोड तो होती है ना, ऐप के अंदर रहती है। अब आपको सारे शेयर करना, तो शेयर नहीं होती ना भाई। अच्छा, मैंने यूपी मेट्रो का एग्ज़ाम दिया था, उसका आंसर की आया है, सरकारी रिजल्ट पर दिखा नहीं रहा। ओके 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 ओके, ये प्रॉब्लम आ रही है ना। साउंड बहुत कम आ रहा है। कल तो साउंड ज़्यादा आ रहा था, अब साउंड कम आ रहा है। दिखाना भैया एक बार सिस्टम, मुझे सिस्टम दिखाओ। हाँ, अब देखो, आवाज़ तो मेरे हिसाब से तो जो मैं बोलता हूँ तो आवाज़ सही आती है, ठीक ही आती है। कर्कश भी कम हो गई होगी। चलो, हटा दो। ग्रीन कलर के लिए अच्छा होता है, डॉक्टर कहते हैं। अच्छा, तो ब्लैक की जगह ग्रीन करें ना। चलो भाई, अब पढ़ना शुरू करते हैं। आप तो क्या है कि बातें बातें करोगे, हमें शुरू करवाना पड़ेगा पढ़ाना अब। तो ध्यान से देखो चीज़ों को। हम पढ़ रहे थे एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर के अंदर जो भाग हमारे पास सेंस बचा हुआ है वो है ऑप एम्प। तो अभी हम देखेंगे ऑप एम्प के बारे में। ईच एंड एवरी पॉइंट ध्यान से देखना ऑप एम्प। पहली बात है कि ऑप एम्प जो आप देख रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहते हैं सर इसकी फुल फॉर्म है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब तो आप तो समझते हैं, प्रवर्धक होता है।
ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ऑपरेशनल का मतलब जहाँ ऑपरेशन क्रिया होती है, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, अवकलन, समाकलन, ये सब क्रिया होती है, इस कारण हम इसे क्या कहते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। तो ऑपरेशन का मतलब क्या हो जाएगा भाई? आप कहोगे जोड़, घटाना, गुणा, अवकलन, समाकलन। दो, एक मिनट भाई, थोड़े से। तो हमारे पास आएगा जोड़, घटाना, गुणा, अवकलन, समाकलन या लघु गुणक। ये हमारे पास क्या होगा? तो आप कहोगे ये हमारे पास होगा ऑपरेशनल। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यदि मैं हिंदी में नाम दूं तो हिंदी में नाम क्या होगा भाई? तो आप कहोगे सर ये है ना प्रचालन प्रवर्धक कहलाता है। क्या कहलाता है हिंदी में? प्रचालन प्रवर्धक। यानी ये प्रचालनता का गुण है सारे, ठीक है। प्रचालन गुण, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, अवकलन, समाकलन, लघु गुणक। लघु गुणक का मतलब लोगोर्त्मिक, लोगोर्त्मिक होता है, ये इसके गुण होते हैं। क्लियर है? चलो अब आते हैं इसके बाद में। इसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रचालन प्रवर्धक आ गया। यहाँ पर हम आईसी कौन सी काम में लेते हैं? तो इसको निर्माण करने के लिए आईसी लेते हैं 741। कौन सी आईसी काम में लेते हैं? 741। अब आप कहोगे सर 741 जो आईसी है, ये आईसी कितने पिन की आईसी है? तो इसका आंसर होगा ये 8 पिन आईसी है। ये 8 पिन आईसी है। ये कितने पिन आईसी होगी? तो आप कहोगे ये हमारे पास 8 पिन आईसी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 पिन आईसी होगी। क्लियर है? तो ध्यान रखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा, जोड़, घटाना, गुणा, अवकलन, समाकलन, लघु गुणक होगा। प्रचालन प्रवर्धक कहलाएगा, आईसी 741 होगा। तो 741 जो आईसी कितने पिन आईसी है? तो आप सीधा कहोगे सर 741 पिन है जो आईसी है वो हमारे पास 8 पिन आईसी कहलाती है। 8 पिन आईसी होती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, एक एक चीज़। अतिरिक्त भाग ये पढ़ रहे हो ऑलरेडी आप इसका, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है एक बात, ध्यान से देखना, ये इस प्रकार का होता है ऑप एम्प। ठीक है, यहाँ पर एक ये है माइनस का और ये है प्लस का। जो माइनस का है ना, ये है इन्वर्टिंग इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। और प्लस वाला जो होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है। एक इन्वर्टिंग इनपुट होता है, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है। इन्वर्ट का मतलब होता है जहां प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है कि आपने दिया 5 है तो यहाँ माइनस का निशान होने के कारण क्या बन जाएगा? माइनस का 5। इसलिए ये माइनस होने के कारण इन्वर्टिंग कहलाता है। और इन्वर्टिंग का एक्चुअल में अर्थ होता है 180 डिग्री का फेज। 180 डिग्री फेज, 180 डिग्री फेज और प्लस है वो माइनस बदल जाता है, माइनस होता है वो प्लस बदल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
चलो ठीक है। अब हमारे पास यहां पर इसमें क्या आ जाता है, आउटपुट आ जाता है। इसके अलावा यहाँ जो गेन होता है इसके अंदर अभी थोड़ा सा देखेंगे, गेन आइडियल में तो अनंत होता है। यहाँ प्लस का VCC और यहाँ क्या होता है, माइनस का VCC। तो हमारे पास दो होता है, एक प्लस का VCC, दूसरा माइनस का VCC। ठीक है। इसके अलावा इसमें हम फीडबैक भी लगा सकते हैं, क्योंकि फीडबैक अवयव लगाते हैं ना, उसके कारण ही क्रियाएं संपन्न होती है। तो एक मिनट ध्यान से देखना भाई, फीडबैक क्रियाएं, फीडबैक लगा देते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ डायोड लगाया, कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, इंडक्टर भी हो सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, यहां पर जो लगेगा वो कहलाएगा फीडबैक अवयव। यहां पर जो लगा है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, तो आप कहोगे यहां पर जो लगा है वो कहलाएगा फीडबैक अवयव। क्लियर है। अब सवाल आता है कि यहां पर जो चीजें, इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता क्या है, तो ध्यान रखना, इसकी विशेषता पूछ सकते हैं। एक ही पेज में पूरा ओपेम के बारे में बताऊंगा। इसकी इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, उच्च। इसकी आउटपुट प्रतिबाधा क्या होती है, तो आप कहेंगे निम्न। इसकी इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, उच्च होती है। इसकी आउटपुट प्रतिबाधा क्या होती है, तो आप कहोगे निम्न होती है। ये दो विशेष पॉइंट ध्यान रखना। इसके अलावा पूछे इसमें CMRR, CMRR ये जो होता है ना, AD/AC होता है। ये थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। पहली बात तो मैं इसकी फुल फॉर्म लिखता हूं CMRR की। ये होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। किताब में भाई एक मिस्टेक है, इसको सही कर लेना आप। आदर्श, आइडियल या आदर्श रूप से देखा जाए तो CMRR का मान क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो इसका मतलब CRR मान क्या होना चाहिए, यथासंभव उच्च। यथासंभव उच्च। ठीक है। तो CMRR का मान क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। और ये मान कितना होगा भाई, यथासंभव उच्च होगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना। जब कोई भी जिसका इनपुट प्रतिबाधा निम्न होती है, आउटपुट प्रतिबाधा उच्च होती है, वो किस तरीके से काम करता है, तो हमने ऑलरेडी आपसे बात कर रखी इसके बारे में। एज ए बफर या इम्पीडेंस मैचिंग की भांति ये काम करता है। एज ए बफर या इम्पीडेंस मैचिंग की भांति ये काम करता है। क्लियर है। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है, हाँ, इसका जो वोल्टेज है ना, आउटपुट वोल्टेज, वो भी आदर्श रूप से अनंत होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। यह वोल्टेज गेन। एक ही होता है ओपेम्प जो होता है, एक लाइन लिखना,
विभव नियंत्रक विभव स्रोत होता है। विभव नियंत्रक विभव स्रोत। ठीक है, तो ऑप एम्प हमारे पास क्या होता है, तो आप कहोगे विभव नियंत्रक विभव स्रोत होता है। ठीक है, तो ये चीज है ऑप एम्प के बारे में। ऑप एम्प वैसे सिलेबस में नहीं होता, लेकिन सवाल पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको इसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री है, यानी कि सार गर्भित चीजें हैं, वो आपको पूरी बताई है। आप इस सार गर्भित चीजों को समझना ध्यान से। सार गर्भित चीजें मैंने सारी बताई है। ठीक है, ओके। तो फटाफट नोट करो। फटाफट ना नोट करो। हाँ, दो नाम लिखे हैं, एडी और एसी, ये मैं लिख देता हूँ। एडी होता है डिफरेंशियल गेन, और एसी होता है कॉमन मोड गेन। ठीक है, या कॉमन गेन कहता हूं। तो इसका मान हमारे पास कम से कम होना चाहिए, न्यून होना चाहिए। एसी का मान कम होगा तो सीएमआरआर का मान ज्यादा होगा। ठीक है, फटाफट कर लो, नोट कर लो।
ए इन्फिनिटी होने का मतलब इसका गेन है वो अनंत होता है। ऑप एम्प का वोल्टेज गेन क्या होता है? अनंत होता है। ये वोल्टेज गेन होता है। चलो भाई, लिख लिया। तो ये मैंने ऑप एम्प के बारे में आपको सारा सार गर्भित चीजें पूरी लिखा दी है। सार गर्भित चीजें ऑप एम्प सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन कई बार कोई प्रश्न आ जाता है सिलेबस में, कहीं पर भी ओपीएम नाम नहीं रहता आपके, ठीक है, लेकिन प्रश्न आ जाता है इसलिए हम थोड़ा देख लिए। ओपैम्प क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल का मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, अवकलन। इसका मतलब यहाँ पर इनपुट में जो आप क्रियाएं देंगे उसका जोड़, घटाव, गुणा, अवकलन सब तरह की क्रिया होके यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रचालन प्रवर्धक। तो ओपे में जो आईसी काम में ली जाती है उसका नाम क्या होता है? 741 आईसी, ठीक है। तो 741 आईसी वो हमारे पास 8 पिन आईसी होती है। तो यहाँ आईसी कितने पिन की होती है? 8 पिन की होती है। क्लियर है? ओपैम्प किस प्रकार का होता है? वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, विभव नियंत्रण विभव स्रोत। फिर मैंने ओपैम्प बना के दिखा, यहाँ पर 2 इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। 2 इनपुट कौन सा होता है? एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है, एक इन्वर्टिंग इनपुट होता है। इन्वर्टिंग का मतलब जो माइनस पे दिया जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग मतलब जो प्लस के ऊपर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक फीडबैक अवयव भी लगाते हैं। फीडबैक अवयव में मैंने अभी आपको डायोड लगा के दिखाया। डायोड हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है। अब यहाँ पर लगाया प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी। प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं। प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी बैटरी के क्या होते हैं? टर्मिनल्स होते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पास प्लस का 12 वोल्ट है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 12 वोल्ट हो जाएगा। ये है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है? एक तो इनपुट प्रतिबाधा इसकी उच्च होती है। दूसरा आउटपुट प्रतिबाधा वो हमारे पास क्या होती है? निम्न होती है। CMRR के बारे में ध्यान रखना, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अपनी किताब के अंदर हमने यथासंभव कम नाम लिख दिया था CMRR का, वो गलत है, इसको सही करना, करेक्ट करना। इसलिए मैं विशेष रूप से कह देता हूँ CMRR का मान यथासंभव उच्च होना चाहिए। और एक आदर्श ओपैम्प का CMRR का मान क्या होता है? अनंत होता है। CMRR क्या होता है? AD बटा AC। एडी क्या होता है? डिफरेंशियल गेन। और एसी क्या होता है? कॉमन मोड गेन, ठीक है ना, कॉमन मोड गेन। चलो, ठीक है, आपने नोट कर दिया पूरा। ये है आपके पास ओपैम्प, ये है आपके पास कंप्लीट ओपैम्प। कोई दिक्कत किसी प्रकार का? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बच्चा पूछ रहा है, सबसे अच्छा डायोड या फिर CPL क्या है अभी? पता नहीं क्या सबसे अच्छा डायोड या फिर क्या पूछ रहे हैं? मैं ऐसे नहीं, पता नहीं भाई। चलो ठीक है। चलो अब अगली चीज पे आते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं। यहाँ पर एक आपको प्रश्न पूछा जाता है तो वहां ध्यान रखना आपको पड़ेगा। एक वर्ड होता है इम्पल्स। इम्पल्स को हिंदी में कहते हैं स्पंदन। इम्पल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पंदन, ठीक है। एक वर्ड होता है स्टेप, यानी यहां आप ये कह दो यूनिट स्टेप। स्टेप मतलब क्या कह दो? यूनिट स्टेप। स्टेप का मतलब एक तरीके से सीढ़ी। या आप कह दो स्क्वायर इसका। इसका क्या हो गया? स्क्वायर। एक वर्ड होता है आपके पास रैंप। रैंप ट्राइंगल से संबंधित होता है।
ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज। तो रैंप हमारे पास किससे संबंधित है भाई? त्रिभुज से संबंधित है। क्लियर है? अब देखो कि हमारे पास इंपल्स इनपुट होगा और इस इंपल्स का समाकलन किया जाएगा। ये होता है, समाकलन किया जाएगा तो क्या बनेगा? स्टेप। स्टेप का समाकलन करते हो तो क्या बनेगा? रैंप। रैंप यानी ट्रायंगल या त्रिभुजाकार, कुछ भी लिखा सकता है। यदि इस रैंप का वापस अवकलन डी बाई डी टी अवकलन किया जाए तो क्या बनेगा? स्टेप स्क्वायर वेव या सी टी। और इसका यदि मान लो अवकलन किया जाए तो आपके पास वापस क्या जाएगा? तो आप कहोगे इम्पल्स। अब आप समाकलन अवकलन में जानते हैं नहीं जानते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समाकलन का मतलब होता है कि जैसे इनमें संख्याओं को जोड़ना, अवकलन का हिंदी का तात्पर्य तो होता है तोड़ना। जोड़ना में क्या होता है? इम्पल्स सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर वेवों को जोड़ेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? ट्राइंगल। इसी प्रकार ट्राइंगल को यदि अवकलन किया जाएगा तो स्क्वायर वेव बनेगा, और स्क्वायर वेव का अवकलन स्पंदन बनेगा। समाकलन और अवकलन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो हमारे पास इंपल्स होते हैं इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, जैसे मान लो कोई सिग्नल है तो यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे पास किसका रिप्रेजेंट है? इंपल्स का। जबकि स्क्वायर वेव का रिप्रेजेंटेशन आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ये तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ये ऐसा ना, ये स्क्वायर वेव। और ट्रायंगुलर का रिप्रेजेंटेशन तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि ये लो, ठीक। ये स्क्वायर वेव इंपल्स ट्रायंगल है। अवकलन समाकलन के हिसाब से सवाल पूछा हुआ इसलिए बताया गया है। बाकी न अवकलन सिलेबस में होता है न समाकलन सिलेबस में होता है। ये जो भाग पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी मैं अतिरिक्त ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ऑलरेडी मैं अतिरिक्त पढ़ा रहा हूँ। लेकिन परीक्षा में सवाल पूछ लिया था तो मैं मानता हूँ कि इस चीज़ों को आपको समझा दूँ, इसलिए आपको चीज़ें समझा दी गई है। आप ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। क्लियर है? फटाफट करो। देखो कि नवदीप खाड़िया, ये जो भी है ना सामाजिक चीज़ें जो भी है, कोई भी हो, तो ये मैं आपसे निवेदन खुद कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक चीज़ें थोड़ा सा हम ग्रुप से दूर रखेंगे तो हम पढ़ाई कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहे न किसी को सपोर्ट में हूँ न किसी के विरोध में हूँ, बस मैं आपको सिंपल ये बात बता रहा हूँ। मैं कभी भी न किसी सामाजिक संगठन के समर्थन में हूँ न किसी सामाजिक संगठन में विरोध में हूँ। मैं अनबाइस्ड हूँ और मैं चाहता हूँ एज ए शिक्षक मैं अनबाइस्ड ही रहूँ, क्योंकि इसलिए मैं किसी भी संगठन का नाम ये सामने आता है तो हमारे सामने भी अच्छी बात नहीं होती है। कोई भी संगठन हो, जो सामाजिक संगठन होते हैं, कोई सा भी हो, हम किसी के बारे में न समर्थन में है किसी में न विरोध में है। हम एज ए शिक्षक की भांति हैं। हमारे लिए सभी समाज के बच्चे सब इक्वल होते हैं, सभी धर्म सभी समाज, हम उस नज़रिए से देखते हैं। क्लियर है कि नहीं है? इसलिए थोड़ा सा आप भी ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि हम यहाँ पर शिक्षा हम प्रदान करें, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बस यही रिश्ता सबसे अच्छा रहेगा। बताइए भाई।
देवेंद्र कुशवाहा, बोल भाई, तेरी क्या बात है। सर मेरी बात सुन लो, सुन लेते हैं, बोलो, हुक्म करो आप तो। हम्म। स्क्वायर पल्स लिखा, बिल्कुल सही है। स्क्वायर वेव लिख दो, अच्छा ये स्क्वायर पल्स की जगह स्क्वायर वेव लिख दो। ओके 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 ओके, ठीक है। देवेंद्र ने क्या बात बोल दी भाई। सर वीडियो डाउनलोड, अरे वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, आपके कितनी बार भी मैंने सुन ली। मैंने कहा वीडियो डाउनलोड का लाइव वाले में ऑप्शन हम आराम से नहीं दे सकते हैं। क्या भाई, नवदीप का क्या ये मैसेज, क्या था ना। हाँ, तो वो क्यों लाओ ना, अपना याद चीज़ें क्यों लाएंगे। चलो भाई, ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं, किसी को आराम से समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको लिखा रहा हूँ, थोड़ी सी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, उसको थोड़ा विशेष ध्यान रखना, ठीक है। मैं हर एक के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें पॉइंट नोट करूँगा। जैसे एक है मेरे पास अन्य एम्पलीफायर, हेडिंग डाल दो भले, अन्य प्रवर्धक। अन्य प्रवर्धक में एक तो आपके पास आ जाता है पुश पुल एम्पलीफायर। एक तो आ जाता है हमारे पास अन्य एम्पलीफायर में, क्या आ जाता है, तो आप कहोगे सर अन्य एम्पलीफायर में एक तो हमारे पास आ जाता है पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर जो होता है ना, इसमें दो पॉइंट लिखो। एक तो इसमें सेंटर टेप्ड हमारे पास ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग, एक तो इसमें सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। दूसरा, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। जो एक पीएनपी है, एक एनपीएन है। उनको वर्ग बी यानी क्लास बी में प्रचालन के लिए जो आद्य चक्र चालन है ना, उसी प्रकार है, यानी कि क्लास बी की तरह कार्य करते हैं। क्लास बी की तरह चक्र में कार्य करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पुश पुल एम्पलीफायर की विशेषता है। क्या अमित शर्मा ने क्या पूछ लिया भाई। क्या पूछ लिया। अब के बाद क्या लिखा है, हैं? अवकलन के बाद क्या लिखा है।
अवकलन के बाद लिखा डी टी डी बाई डी टी, मैंने बताया ना डी बाई डी टी से तो इसको अवकलन को डिनोट किया जाता है, निरूपित किया जाता है डी बाई डी टी से, डी बाई डी टी से निरूपित किया जाता है। चलो, ये क्लास बी की तरह इसके अंदर चक्र होता है। किसकी तरह चक्र होता है? क्लास बी की तरह होता है। और इसमें कितने ट्रांजिस्टर काम लिए जाते हैं? 2। इसमें जो ट्रांजिस्टर काम में लिए जाते हैं 2। कौन से लिए जाते हैं? एक पीएनपी ट्रांजिस्टर प्लस दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर काम में लिया जाता है, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा नाम यदि पूछे तो ध्यान रखना, यहाँ इसमें जो हार्मोनिक्स पैदा होते हैं सम हार्मोनिक्स प्रभाव देते हैं। अब हार्मोनिक्स को हम नहीं समझेंगे भाई, यहाँ पर हार्मोनिक्स को खुद को समझना लंबा चौड़ा है, केवल ये ध्यान रखना सम हार्मोनिक्स है जो यहाँ पर प्रभावहीन रहता है। सम हार्मोनिक्स है जो हमारे पास ये जो है सम हार्मोनिक्स को प्रभावहीन कर देता है। सम हार्मोनिक्स को प्रभावहीन कर देता है। जो सम हार्मोनिक्स प्रभाव देता है ना उसको खत्म कर देता है। सम हार्मोनिक्स का इतना सा तात्पर्य समझ लो, जहां पर वेवलेंथ 2, 4, 6, 8, 10 इनसे मल्टीप्लाई होती है वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्ध्य है, वो हार्मोनिक्स जो उत्पन्न होते हैं सम हार्मोनिक्स कहलाते हैं, ठीक है ना। इतने से 4 पॉइंट लिख लो, क्योंकि अभी मैं जो लिखा रहा हूँ एम्पलीफायर का मेन भाग मैंने करा दिया है, जो पूछते सब करा दिया, टॉपिक सिलेबस सब हो गया। जितना भी पढ़ा रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा भाग पढ़ा रहा हूँ, हर एक में इंपॉर्टेंट 2-2 पॉइंट बताऊंगा, उनको आपको ध्यान रखना है, ताकि यदि परीक्षा में जब सवाल पूछा जाए तो आप निश्चित रूप से इजीली आप इसका आंसर दे सकें। इसलिए आपको मैं सारा भाग बताऊंगा एडवांस में, एक्स्ट्रा में, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, अच्छे से समझना है। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया हमारे पास पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है। पुश पुल एम्पलीफायर के बाद में हमारे पास आता है वो जो सेकंड नंबर चीज है, वो है डार्लिंगटन का कपल। दूसरा क्या आएगा? डार्लिंगटन जोड़ा या डार्लिंगटन कपल। ठीक है। यहां पर भी ये ट्रांजिस्टर के कनेक्शन के ऊपर ही आधारित होता है। बस यहां आपको केवल ये देखना है कि जो ट्रांजिस्टर का कुल गेन है, सब एडवांस चीज है, मुझे पता है और सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। आप मेरी हिम्मत देखिए और उस हिम्मत के साथ में पढ़िए। तो ये होगा बीटा 1 इंटू बीटा 2। ये इसलिए है कि आपको कभी भी पूछ लें तो मैं एडवांस पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको कोई सवाल है बाहर से नहीं आए, सब मैं एडवांस पढ़ा रहा हूं। प्रशांत नेमीवाड़ सर, ये एक्स्ट्रा नहीं है, बुक में है, बुक हमारी बुक में है और बुकों में नहीं है, और हमने हमारी बुक में बहुत चीजें एक्स्ट्रा लिख रखी है, सिलेबस में नहीं है, आईटीआई के सिलेबस में नहीं है। समझ में आई बात आपको? टेक्निकल हेल्पर TG2 MPTO हरियाणा लाइनमैन किसी के सिलेबस में नहीं है। ये बड़े होशियार होते हो, क्रैक हो तुम, बनते ही होशियार हो केवल। बात सिलेबस की, किताब तो हमारी वाली किताब लिखा हो ना, और लिखा भी तो हम नहीं था। समझ आई कि नहीं आई? फिर आप कहते हो सर गुस्सा कर देते हैं, सर को गुस्सा नहीं करे, सर क्या करें? इसका वोल्टेज गेन पूछ सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखना, इसका वोल्टेज गेन इकाई होता है। और एक मुख्यतः ये भी पूछ सकते हैं, जिस प्रकार आपके वो था ना ओपेम्प, किसकी प्रकार काम में लिया जाता है? बफर की तरह। तो ये भी हमारे पास किसकी तरह काम में लिया जाएगा? तो आप कहोगे
यह भी बफर की तरह उपयोग में लिया जाएगा, बफर की तरह। क्लियर है? चलो, हो गया। अब आता है तीसरा पॉइंट्स, जिसको आपको एक ध्यान रखना, एमिटर फॉलोवर। एमिटर फॉलोवर, इसका दूसरा नाम वोल्टेज फॉलोवर भी होता है। एमिटर फॉलोवर का दूसरा नाम क्या होता है? वोल्टेज फॉलोवर भी नाम होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो आप कहोगे वोल्टेज फॉलोवर। इसे और क्या कहते हैं? कॉमन मोड, कॉमन संग्रह कहते हैं। यानी कि वोल्टेज आउटपुट हमारे पास एमिटर के ऊपर आएगा। एमिटर फॉलोअर का मतलब है आउटपुट हमारे पास क्या आएगा? एमिटर के ऊपर आएगा। आउटपुट एमिटर आएगा तो यह क्या हो जाएगा? कॉमन कलेक्टर हो जाएगा। यह कॉमन संग्राहक अभिविन्यास है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो आप कहोगे इसका दूसरा नाम होता है वोल्टेज फॉलोवर। और ये भी हमारे पास इंपीडेंस मैचिंग या बफर की तरह कार्य करेगा। क्लियर है? चलो, तो अब ये नोट कर लो। कॉमन संग्राहक अभिविन्यास लिखा हो भाई। बफर यहाँ इंपीडेंस मैचिंग बोला है। बफर यहाँ इंपीडेंस मैचिंग। चलो, ये आपने सबने लिख लिया। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। अब यहाँ आवर्ती के आधार पर होता है, जो इसमें पूछा तो जाता है नहीं, तो आवर्ती के आधार पर हम इसमें अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है। चलो,
अब हम थोड़ा सा शुरू करते हैं दोलित्र के बारे में पढ़ना, ऑसिलेटर के बारे में पढ़ना। तो ऑसिलेटर क्या होता है, दोलित्र क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा बेसिक तरीके समझना। चलो, क्लियर है। दोलित्र क्या होता है, चीजें मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ही जगह चीजें टप पाएगी, वो आएगी एम्पलीफायर और ऑसिलेटर पढ़ोगे तब। सत्य प्रकाश मीणा कह रहा है, सर मुझे एक बात पूछनी है आपकी, स्टाफ से बोलो कि बात करवाएं। देखो कि सत्य प्रकाश, जब मैं जनरली इन जनरल मैं आपको बता दूं मेरा थोड़ा शेड्यूल के बारे में। इन जनरल मेरा 8 घंटे का शेड्यूल होता है पढ़ाना का। 3 घंटा ऑलरेडी मैं खुद पढ़ता हूँ ताकि चीज़ों को और आपको अच्छे से 8 घंटे पढ़ने के 2-3 घंटा मुझे खुद को भी पढ़ना ही होता है, पढ़ता हूँ क्योंकि सवाल बनाने होते हैं। शाम की क्लास के सवाल, सुबह क्लास सवाल भी देता हूँ, सवाल बनाता हूँ और नई चीज़ क्रिएट करता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ 2-3 घंटे। इसके अलावा मैं 1 घंटा ये देखता हूँ कि आगे कौन सा कोर्स लाना है, पीछे कौन सा कोर्स है, इन सब के बारे में बात करता हूँ। और आधा घंटा में ऐप को, आधा पौन घंटा में ऐप को देता हूँ, जिसमें मैं देखता हूँ क्या क्या चीज़ें सब यूट्यूब ऐप पर सब चीज़ें सुविधाजनक चल रही कि नहीं चल रही, आधा घंटा उसको देता हूँ। इस प्रकार करते करते मेरे 13 घंटे हो जाते हैं, 12-13 घंटे हो जाते हैं। थोड़ा टाइम मिल नहीं पाता मुझे, इसलिए आप टीम को बात करोगे, उसमें टीम भी दोषी नहीं है और मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि इन जनरल हम इतनी बात कर ही नहीं पाते हैं। एक दिन मैंने कॉल अटेंड करने का कहा था, भाई मैं 3 से 6 कॉल अटेंड करूँगा, तो पता नहीं हज़ारों कॉल आए थे। इसलिए मैं थोड़ा सामने मिलते हैं तो मेरी क्लास ख़त्म होने के बाद 5 मिनट का गैप होता है, तो मैं सामने व्यक्ति से बात कर लेता हूँ। बाकी बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए मैनेज करना भी, क्योंकि इतने सारे लेक्चर लेना है। इसलिए मैं थोड़ा लेक्चर के ऊपर कंसंट्रेट ज़्यादा रहता हूँ ताकि आपको अच्छा पढ़ा सकूँ। हर एक कमेंट देखना, हर एक चीज़ सुनना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं कंटेंट को इतना अच्छा बना देता हूँ कि मुझे किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं पड़े। व्यक्ति मेरे से कंटेंट चाहता है, उसको बेहतर से बेहतरीन कर दिया जाए, बेहतर से को भी क्या कर दिया जाए, बेहतरीन। और मैं उसी सिलसिले में लगा रहता हूँ। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स आप किस लेवल से पढ़ रहे थे और कहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ा दी और किस लेवल तक पढ़ा देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ नहीं पाएंगे कहीं से भी, इतनी अच्छी से पढ़ा दी है कि नहीं है। और मैं बात समझ गया हूँ आपकी, जो आप बता रहे हो सर मेरा पर्सनल सवाल है। ऐसे साहित्य तक दिन में काफ़ी सारे कॉल आते हैं लेकिन वो बात नहीं करवा पाते हैं। फिर भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको खुद को ही कॉल मैं ही करूँगा। नाम लिख लेना भाई आप, सत्य प्रकाश मीना। मैं खुद ही कॉल करूँगा, यहीं से ऑफिस से मैं खुद ही कॉल करूँगा, टाइम मिलेगा तो, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब देखो दोलित्र के बारे में देखते हैं। दोलित्र हमारे पास क्या है, ओसिलेटर। दोलित्र हमारे पास क्या है, तो आप कहोगे सर दोलित्र हमारे पास है ओसिलेटर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओसिलेटर। सिंपल भाषा में आपको पूछे हैं तो दोलित्र क्या होता है, तो आप सब यही कहते हैं ये है ना डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, जबकि दोलित्र वास्तव में क्या करता है, एसी उत्पन्न करता है। जो उसका सिस्टम होता है वहां पर देखो कि ऐसे होता है, ऐसे ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, यहां कलेक्टर होता है, कलेक्टर करंट, यहां दिया जाता है प्लस का 12 वोल्ट। इनपुट में किसी भी प्रकार से, जैसे मैंने ये बना दिया,
या आउटपुट दिया जाए। ये हमारे पास 2 लीटर है, तो बताओ इनपुट कोई दिया है क्या? इनपुट तो एल और सी है, इनपुट में कुछ नहीं है, फिर भी आउटपुट आएगा वो ऐसे आएगा, तो ये ऐसे जनरेट कर रहा है। लेकिन आपके आईटी के हिसाब से वो कह रहा है भाई 12 वोल्ट डीसी दी ना, इसलिए इस डीसी को ऐसे बदला। जबकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये 12 वोल्ट जो डीसी दी है वो इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराने के लिए दी है, ताकि ट्रांजिस्टर संचालित हो सके। जब संचालित होने के बाद में इसने एसी को उत्पन्न किया है, इसलिए दोनों ही हो सकता है कि आपके पास डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, या ये भी लिखा हुआ सकता है एसी को उत्पन्न करता है, एसी को उत्पन्न करता है। दोनों ही लाइन हो सकती है, कंफ्यूज मत होना। एसी को क्या कर सकता है? तो आप कहोगे सर एसी को उत्पन्न कर सकता है। क्लियर है? चलो, अब हमारे पास जो 2 लीटर हैं वो, और एक होता है अल्टरनेटर, उसमें अंतर क्या होता है ध्यान से देखना। आप पढ़ते हैं ना भाई एक अल्टरनेटर नाम, अल्टरनेटर, एक होता है ओसिलेटर। अल्टरनेटर होता है ना वो है प्रत्यावर्तक, ओसिलेटर का मतलब हो जाएगा 2 लीटर, ओसिलेटर का मतलब हो जाएगा 2 लीटर। क्लियर है? तो अब ध्यान देखना अल्टरनेटर और 2 लीटर के बारे में इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटर भी वोल्टेज जनरेट करता है, लेकिन ये उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। अल्टरनेटर क्या वोल्टेज, ऐसी वोल्टेज जनरेट करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। कैसा? उच्च वोल्टेज। जबकि 2 लीटर हमारे पास जो करता है वो वोल्टेज क्या होता है? तो आप कहोगे सर वो वोल्टेज होता है निम्न, वो वोल्टेज क्या होता है? निम्न। ठीक है, लेकिन यहाँ आवृत्ति क्या होती है? अल्टरनेटर की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति होने का मतलब अल्टरनेटर जो हमारे पास एसी उत्पन्न कर रहा है उच्च वोल्टेज की होती है, लेकिन आवृत्ति हमारे पास निम्न होती है। ऑसिलेटर में वोल्टेज तो 12-15 वोल्ट है, लेकिन आवृत्ति मेगाहर्ट्ज किलोहर्ट्ज की कर देता है, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाती है? उच्च होती है। तो इसकी आवृत्ति उच्च होती है। तो 2 लीटर की आवृत्ति क्या होगी? तो आप कहोगे आवृत्ति उच्च होगी। देखो यहां पर आवृत्ति निम्न होने का मतलब किस में होता है? हर्ट्ज में। यहां आवृत्ति उच्च होने का मतलब होता है किलो हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज में होना। बात समझ गए? तो ये है एक मेन पॉइंट जिसको आपको ध्यान से अध्ययन करना है। ठीक है, फटाफट लिखो। जल्दी से लिखो। एक एक चीज को हम क्या है कि बड़े तसल्ली से पढ़ते हैं। एम्पलीफायर ऑसिलेटर आपको ही पता है, आपने जीवन में कभी शायद तक पढ़ा नहीं होगा। यदि आईटी की है और डिप्लोमा नहीं किया तो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। और ये खुद अपने आप में बहुत बड़े चैप्टर होते हैं, बहुत बड़े ब्रांड है ये समझ लीजिए। ये जो डिप्लोमा में और डिग्री में पढ़ते हैं उनको भी ये ढंग से पढ़े नहीं पढ़ते हैं। उन चीज़ों को हम सरलीकरण करके आपको आराम से समझा रहे हैं, ताकि आपके परीक्षा में आने वाले हर सवाल आप एम्पलीफायर ऑसिलेटर कर सके। निश्चित रूप से टफ सवाल होते हैं, बट हम इसको मेहनत करके आसान बनाते हैं। नहीं, ट्रेन में अल्टरनेटर यूज नहीं करते हैं भाई। ट्रेन में हम करते हैं डीसी जो होती है बैटरियों के द्वारा आगे सप्लाई प्रदान की जाती है। एकदम से विद्युत सप्लाई बंद भी हो जाती है तो 2-3 घंटे तक बैटरियाँ चार्ज है, बड़ी बड़ी बैटरियाँ होती है वो काम करती है।
लोगोरिथमिक एम्पलीफायर सर, ये तो बता। लोगोरिथमिक एम्पलीफायर यानी कि लघु गुणक एम्पलीफायर होता है जिसके अंदर डायोड कनेक्ट कर देते हैं ओपे में, तो लोगोरिथमिक एम्पलीफायर की भांति कार्य करता है। लोगोरिथमिक एम्पलीफायर अलग नहीं होता भाई। आपने देखा होगा, हमने ओपे में पढ़ा है तो हमने क्या लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओपे में पढ़ा है तो हमने लिखा है ना, ये ओपे में लघु गुणक के रूप में भी कार्य करता है। लघु गुणक का मतलब ही क्या होता है, लोगोरिथमिक होता है कि नहीं है? तो यही कार्य करता है ओपे एम्प। डायोड कनेक्ट कर देते हैं। चलो ये लिख लिया। डायग्राम नहीं बनाना, केवल समझाना है। डायग्राम मैंने केवल समझाया है, बनाना नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, या आप कह दो ये एसी को उत्पन्न करता है। अब हमारे पास एक होता है अल्टरनेटर, दूसरा होता है ऑसिलेटर। अल्टरनेटर आप पढ़ते हैं मशीनों में, तो पढ़ते पढ़ते वो क्या करता है, वोल्टेज जनरेट करता है, हाई वोल्टेज। लेकिन अल्टरनेटर जो ऑसिलेटर होता है वो निम्न वोल्टेज जनरेट करता है। बट यहाँ अल्टरनेटर के द्वारा आवृत्ति निम्न होती है, ऑसिलेटर के द्वारा आवृत्ति उच्च होती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखना ऑसिलेटर के आगे गुण के बारे में, ठीक है। कोई भी हमारे पास जैसे 2 लीटर है, 2 लीटर में हमारे पास, मैं पॉइंट लिखता हूं कि आप मुझे बताओ फीडबैक यहां पर कैसा आएगा। तो आप क्या कहोगे साहब, फीडबैक जो होगा वो धनात्मक होगा। फीडबैक कैसा आएगा, तो आप क्या कहेंगे, फीडबैक जो आएगा वो धनात्मक आएगा। चल तो दूसरा, इसमें फेज अंतराल क्या होगा, इसमें क्या होगा पूछा, फेज अंतराल क्या होगा। तो फेज अंतराल के बारे में आपको पहले ही बताया, या तो 0 डिग्री या 360 डिग्री। अब देखो हमें 360 डिग्री क्रिएट करवाना है। 360 डिग्री क्रिएट करवाने के लिए ध्यान से देखना कि 2 चीजें लगानी पड़ेगी। एक तो आप लगाओगे कॉमन एमिटर, तो कॉमन एमिटर हमारे पास कितना देगा, 180 डिग्री। एक आप लगाओगे दूसरा, जिससे आप ये कह दो कि दूसरा जो लगाया है वो है अन्य नेटवर्क। जो दूसरा लगा रहे हो उसे आप क्या कहोगे, वो हमारे पास अन्य कोई भी नेटवर्क लगाओगे। और उस अन्य नेटवर्क की सहायता से कितना लेना है, तो आप कहोगे सर अन्य नेटवर्क की सहायता से हमें 180 डिग्री का फेज अंतराल लेना है। अन्य नेटवर्क कौन सा हो सकता है, मुख्यतः तो यहाँ कॉमन एमिटर हो सकता है, एक केवल लगा दूं। दूसरा है कि मैं टैंक परिपथ भी बना दूं। टैंक परिपथ कल हम पढ़ेंगे इसको। टैंक परिपथ, ये सवाल भी पूछा है, टैंक परिपथ। टैंक परिपथ, टैंक परिपथ क्या होता है, एल व सी का कॉम्बिनेशन होगा, एल व सी द्वारा बनेगा, ठीक है। तो कॉमन एमिटर या टैंक परिपथ का निर्माण 180 डिग्री फेज अंतराल के लिए कर सकते हैं, और एक कॉमन एमिटर हमेशा लगाएंगे जो 180 डिग्री का फेज अंतराल देगा। इसके अलावा यहाँ पर एक तीसरी 2 लीटर की कंडीशन होती है, जिसको अलग अलग बोला जाता है, बार खाजन शर्त बोला जाता है, बार खासन शर्त बोला जाता है। मतलब इसकी स्पेलिंग इसी प्रकार है, मैं लिखता हूं बार खाजन, बार खाजन शर्त। बार खाजन शर्त क्या है, ये 2 लीटर की एक मेन इंपॉर्टेंट शर्त होती है, इसकी पालना होनी जरूरी है। वो ये होती है कि ए बीटा बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हो 2 लीटर में धनात्मक फीडबैक लगा दिया, उसके बाद जो गेन आया वो क्या आया था, ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा आया ना। तो ए बीटा बराबर 1 होना चाहिए। ए बीटा बराबर 1 हो जाएगा तो गेन क्या चला जाएगा, अनंत जाएगा। यही कह रहा ना, वो यही कह रहा है। तो ए बीटा बराबर हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो फीडबैक लगाया जाता है वो फॉरवर्ड का जस्ट अपोजिट होना चाहिए,
बीटा बराबर 1/a होना चाहिए। इस कंडीशन को सवाल पूछा जाता है, क्या कहते हैं? तो बारखाजन शर्त कहते हैं, बारखाजन शर्त। ठीक है, ये तो इसको नोट करो भाई पूरा। ठीक है, इसको पूरा नोट करो आराम से। और ये आज का भाग आपके पास समाप्त हुआ है कि फीडबैक क्या होता है, फेज अंतराल क्या होता है, ये सब चीज़ें आराम से अच्छे से देखो। अरविंद कुमार का सवाल है, मतलब है कि आज तक वो पहली बार तो ये मुझे ये उनके सवाल से पता चल गया कि 2 लीटर पहली बार पढ़ रहा है। दूसरी बात मुझे ये लगता है कि वो सब चीज़ों को एक ही नज़र से देखता है। जैसे मशीन पढ़ते हैं तो बताना पड़ता है ना कौन सा भाग किस धातु का बना होता है। इसी प्रकार ये पूछ रहा है ऑसिलेटर किसका बना होगा। ऑसिलेटर होगा, एम्पलीफायर होगा, बीजेटी होगा, एफईटी होगा, डायोड होगा, सब अर्धचालक युक्तियां हैं, अर्धचालक की बनी हुई है। इसमें क्या होगा? आपने कभी प्रश्न देखा नहीं कौन किसका बना होता है। ठीक है, गेन हो गए ना भाई, गेन हो गए 1/a। क्लियर है? चलो अब ध्यान से देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए। चीज़ों को एक एक करके क्लियर करोगे तो 2 लीटर थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा, एम्पलीफायर समझ में आने लगेगा, नहीं तो आप इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाओगे। इसलिए ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।